2024 का एथिक्स का पेपर बहुत डायनेमिक और कॉन्टेम्परेरी था। एक तरफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन था, दूसरी तरफ रियलिस्टिक मॉरल सर्कमस्टांसेस में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट। अब केवल एथिकल थिंकर्स को पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से गवर्नेंस में जो एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं उनकी बात भी करनी होगी। और जो बहुत कूल बात थी इस बार के पेपर की, वो थी एथिक्स का करंट अफेयर से रिलेशन। ऑल इन ऑल, दिस ईयर्स पेपर वाज अ वंडरफुल पेपर डिजर्विंग स्पेशल मेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ एथिक्स पेपर ऑफ यूपीएससी। तो चलो, लेट्स एनालाइज द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर। ये पूरा एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए हम पार्ट्स में समझेंगे। जहां कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह समझना होगा, वहां वो क्वेश्चन नंबर ऊपर फ्लैश करेगा। अगर आपके हाथ में इस साल का पेपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जब भी समय मिलता है एक बार एथिक्स के पेपर के साथ इस वीडियो को देख लेना, जिससे क्वेश्चंस के साथ कंपेयर कर पाओ और एनालिसिस बेटर हो पाए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए क्वेश्चंस का कंटेंट अलग से मेंशन नहीं करा गया है या लिमिटेड ही करा गया है। एक और चीज का ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन मैक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक चीजों की चिंता ना करना। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, इस पेपर को हम लोग 7 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होगा थीम्स। थीम्स आपको यह आइडिया देंगी कि किस तरह के टॉपिक से इस साल का क्वेश्चन पेपर बना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा ट्रेंड्स। दूसरा पोर्शन, ट्रेंड्स आपको यह आइडिया देंगे कि जो टॉपिक्स पर क्वेश्चन बना है उनका बेंट क्या है, किस तरह के क्वेश्चन बने उनके ऊपर। तीसरा रहेगा रिलेशन विद करंट अफेयर्स। इससे आपको पता लगेगा कि आज के टाइम पर एथिक्स में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस कितना है। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे फोर्थ वाले पर, जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी से आपको इस साल के पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पर मूव करेंगे, विच इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दिस डिफरेंस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द अप्रोचेस दैट यू नीड टू अडॉप्ट फॉर ईच ऑफ दीज सेक्शंस। नेक्स्ट वील वेंचर इनटू की इनसाइट्स फॉर एस्पिरेंट्स। अब जब इतना समझ लोगे तो व्हाट आर द इनसाइट्स जिनका ध्यान रख के तैयारी की जा सकती है, वो हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली योर टेक होम पॉइंट्स। सेवेंथ हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स पेपर। तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा पेपर आता है तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, विच इज थीम्स। हम लोग 5 मेजर थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बार के पेपर में। सबसे पहला है एथिकल फाउंडेशन एंड मॉरल वैल्यूज। इस बार के पेपर में एस्पिरेंट्स की एथिकल फाउंडेशन की स्ट्रेंथ कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट की गई है, and it is being tested both at explicit level and at implicit level। तभी आप देखोगे कि पेपर में अगर मॉरल करेज की जरूरत पड़ी है तो वैल्यूज का गवर्नेंस में रोल इसकी जरूरत भी पड़ी है। इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में देख सकते हो और क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्लियरली आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। अब अभी तक क्या होता था कि मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स पर थोड़े सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। मैं क्लासेस में ये बात 2016 से कह रहा हूं कि अगर मॉरल थिंकर्स पर होलिस्टिक अपील वाला क्वेश्चन आ गया तो कंटेंट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ इस बार। इसको डायरेक्ट लेवल पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट में देख सकते हो। इसके बाद यू विल बी एबल टू सी द सेम थिंग इन नॉट सो डायरेक्ट वे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। बट इंटरेस्टिंगली बात यहां पर रुकती नहीं है। इस बार कॉन्टेम्परेरी मॉरल फिलॉसफी के फोकल पॉइंट पर भी क्वेश्चन बने, जिनको आप क्वेश्चन 4th ए और 4th बी में देख सकते हो। इसका मतलब अगर मॉरल थिंकिंग और फिलॉसफी का आइडिया नहीं है तो सावधान, आगे खतरा है। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। हर साल की तरह इस बार भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्ट सवालों से ज्यादा इनको बेहद खूबसूरती के साथ क्वेश्चंस के अंदर इंबाइब कर दिया गया। कैसे? इन जनरल यदि आप क्वेश्चंस पढ़ो तो आपको चीजें आउट ऑफ सिलेबस लगेंगी या अनड्यूली टफ लगेंगी, बट नॉट इफ यू हैव द एप्टीट्यूड ऑफ अ सिविल सर्वेंट। इस बार इतना खतरनाक तरीके से एम्बेड किया गया था इन दोनों को कि इनके बिना आप क्वेश्चन समझने में भी सालों लगा दोगे। ये आप क्लियरली देखो, क्वेश्चन 4th ए और बी में दिखेगा, 5th के ए पार्ट में दिखेगा, क्वेश्चन 8 में भी देख सकते हो आप इस बात को। नेक्स्ट इज योर इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस। कॉन्टेम्परेरी टाइम्स को देखते हुए इंटीग्रिटी एक बार फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रही है। जो डिलेमास आपको दिए गए हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई है, क्वेश्चंस की एंड खास तौर पे केसेस की लेयरिंग हायर लेवल पर की गई है। ऐसे में प्रायोरिटी पर हम सोशल जस्टिस को रखेंगे, और ट्रू सोशल जस्टिस बिना इंटीग्रिटी के पॉसिबल नहीं है।
इस कारण से यूपीएससी ने इस बार इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस को एक मेजर थीम रखा है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 2 में ये चीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट जिसका आप शायद वेट भी कर रहे होगे, टेक्नोलॉजिकल एथिक्स। नाउ दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। क्लास में इसे डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स पर क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्टली बात करें तो एआई हैज बिकम द सेंटर पॉइंट इन सच क्वेश्चंस। फर्स्ट ए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो ये तो हुई ब्रॉड थीम्स, मतलब कौन से तरह के टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बने थे उसकी बात। अब आते हैं इस साल के ट्रेंड्स पर, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पहला है रियलिस्टिक। सबसे पहले ट्रेंड ये रहा कि पेपर को रियलिटी के काफी नजदीक ले जाया गया। देखो अब 100% रियल क्वेश्चन तो बन नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतने सारे वेरिएबल्स लगेंगे जो कि एग्जामिनेशन में देना पॉसिबल नहीं है। बट पिछले सालों के कंपैरिजन में पेपर में सेंस ऑफ रियलिटी बढ़ाया गया है। इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हो जब आप क्वेश्चंस रीड करो और आपको लगे कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, सेकेंड ए एंड बी, 4A, 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चंस। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट से ज्यादा टिपिकल रहे हैं। सभी क्वेश्चंस लेयर्ड थे और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम केवल रीडिंग पर रिलाई नहीं कर सकते थे। इन दिस पेपर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज कम आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर नेक्स्ट अपना क्या आता है, लिंकेज ऑफ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस टू पब्लिक सर्विस एप्लीकेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। जैसा कि हमने थीम्स में भी देखा कि इस बार मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हर बार की तरह नहीं आए हैं, चाहे आपकी ट्रेडिशनल फिलॉसफी हो या कॉन्टेम्परेरी फिलॉसफी। इस बार दोनों को ही पब्लिक सर्विस से रिलेट किया हुआ है। मतलब अब यूपीएससी चाहता है कि ना केवल आप आइडियोलॉजी समझ के इंटरनलाइज करें, बल्कि उसे प्रैक्टिकेबल कैसे करेंगे यह भी बता पाए। कह सकते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड एप्टीट्यूड का इंप्लिसिट हिस्सा इस बार से एक्सप्लिसिट हो गया, जिसको आप आराम से क्वेश्चन नंबर 4th ए, बी, फर्स्ट बी और 3rd इन सारे क्वेश्चंस में देख सकते हो। नेक्स्ट आपका मल्टीलेयर्ड एंड ट्रांसीडेंटल क्वेश्चंस। इस बार क्वेश्चंस की लेयर एट टाइम्स 2 से ज्यादा रही हैं। दोनों ही सेक्शंस में क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर और आंसर करते वक्त उसे सिंप्लीफाई करने में आपको यह ट्रेंड इजीली दिख जाएगा। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन इस बार काफी आए हैं। क्वेश्चन 8 देखो, 10th देखो, फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड का बी, इन सब में आपको दिख जाएगा ये। द 4th वन इज रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स विद करंट अफेयर्स। ये इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट और नोटेबल ट्रेंड रहा है, रिलेशनशिप विद करंट अफेयर्स। नाउ रिलेशनशिप विद करंट अफेयर्स वाज वन ऑफ द की स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ एथिक्स पेपर दिस ईयर। एक नहीं, मल्टीपल जगह हम ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं जहां करंट अफेयर्स एकदम डायरेक्ट लेवल पर इन्वॉल्व है। इसका मतलब अब करंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स में भी हमें एथिक्स के एप्लीकेशन एंड यूजेज का आइडिया होना चाहिए। अब देखो इस बार कहां और कितना एथिक्स को रिलेट किया है करंट अफेयर से। सबसे पहला, क्लाइमेट क्राइसिस। एज वी ऑल नो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इसके जैसे और इश्यूज और उन इश्यूज से आने वाली प्रॉब्लम्स ऑल टाइम हाई पर है। यूपीएससी ने दोनों ही सेक्शंस यानी ए एंड बी में इस चीज का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले सवाल आता तो एनवायरमेंटल एथिक्स पर आ जाता, बट इस बार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजों पर, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट। सेकंड बी क्वेश्चन को देख लो, 11th क्वेश्चन को उठा के देख लो, आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, स्पेशली एआई। सेम चीज जो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ हुई है वही एआई के साथ भी हुई। आज के टाइम का बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज इज द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आप और हम चैट जीपीटी या इस तरीके के और टूल्स को यूज करते हैं, एंड वेरी सून इस तरह के सवाल गवर्नेंस में भी उठने लगेंगे, उठने लगे भी हैं। जब बात एआई की होगी तो उसकी रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एटसेट्रा ऐसे फैक्टर बन जाते हैं जिनसे ध्यान हटाया नहीं जा सकता। तो यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी इतने प्राइम एडवांसमेंट से जुड़ा सवाल पूछेगा दोनों ही सेक्शंस में, जो कि हुआ भी अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट। इसको आप फर्स्ट ए क्वेश्चन में देख लो, 7th क्वेश्चन में देख लो, 8th क्वेश्चन में देख लो। फिर आती है बात सोशल इक्विटी की। पूरे पेपर में जो इंप्लिसिटली अल्टीमेटली इंपैक्ट होते हैं, यानी कि आम जनता, उसका कंसर्न दिखा है, मतलब हमारी सोशल कैपिटल। अब एनालिसिस में पॉलिटिकल होने का तो कोई अर्थ है नहीं, इसलिए शॉर्ट में यह समझ लो, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोशल कैपिटल
implying inter alia social equity has also been widely embedded in the ethics paper this year. Another current issue, फोर्थ ए देखो, फोर्थ बी देखो, सिक्स्थ ए देखो, सब में आराम से आपको ये चीज दिख जाएगी. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. नाउ यू नो, विद द एक्सपीरियंस ऑफ डिजास्टर्स लाइक कोविड and the discrepancies regarding vaccines reported in the wake of it, there is a rise in number of such questions जहां institutional accountability सर्वोपरि हो जाती है. अब कोविड भले पुराना हो, लेकिन कोविड के वैक्सीनेशन की रिपोर्ट्स रीसेंट है, मतलब करंट अफेयर्स. एंड द क्लियर एग्जाम्पल इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ 12th वन. 7th क्वेश्चन भी है वैसे, लेकिन इन चीजों से एक सवाल तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी पेपर की किस लेवल पर पहुंच गई है. सो लेट्स डिस्कस दैट कि कॉम्प्लेक्सिटी कहां तक पहुंच गई है. कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल एक तरह से एथिक्स पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है. अब मैं ये एक तरह से क्यों कह रहा हूं, ये बताता हूं अभी थोड़ी देर में. पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ी है. नंबर 1, देखो इस बार एक तो मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रांसीडेंटल एप्लीकेशन भी शामिल है. तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्लस इट्स रिप्रेजेंटेशन इन लिमिटेड वर्ड्स बिकम्स अ चैलेंज. फर्स्ट ए क्वेश्चन को देख लो. दूसरा, इस बार एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और एक्शनेबल सजेशंस अलग अलग की बजाय एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं. मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू एक्शनेबल फ्रेमवर्क, इस चीज को एस्पिरेंट्स के हाथों में छोड़ा गया, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ी है. क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट बी देखो, आपको आइडिया लगेगा. थर्ड इज केस स्टडीज में मेजरली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो की गई है. इसके साथ साथ मल्टी लेयर्ड लॉजिकल एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग भी साथ लेकर चलना है एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं. टू बैलेंस ऑल दिस इन लिमिटेड टाइम बिकम्स अ टीडियस थिंग. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बात जो है इसका भी आइडिया लगेगा. नेक्स्ट 4th इज दैट यू वर रिक्वायर्ड टू बैलेंस ethical duties, public expectations and institutional constraints with limited time in hand. This again is not a cushy task. तो देखो इन कारणों से कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ी है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था एक तरह से बढ़ी है. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? इस साल मेंस बैचेस में भी मैंने ये बात कही थी, पहले की क्लासेस में भी कह चुका हूं. एट द एंड ऑफ द डे आप कल इस देश के टॉप ऑफिसर्स बनने वाले हो. मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस, ट्रांसीडेंटल एप्लीकेशन, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन, इफ ऑल दिस स्केयर्स यू, आपको नहीं लगता कि आपकी योग्यता पर सवाल उठ जाएगा? इफ आई बी ऑनेस्ट, इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑफ यू. क्योंकि शांत मन से पढ़ोगे तो ऊपर कई सारी चीजों के बावजूद डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा नहीं है कि कुछ अनोखा ही पूछ लिया हो, कुछ पता नहीं किसी बिरला ही पूछ लिया हो. वैसे भी मेरा हमेशा यह कहना रहता है, when you want to be an IAS, be prepared like an IAS. Next is the difference between section A and section B. ये मोटा मोटा पहले जैसा रहा है. सेक्शन ए थियोरेटिकल एथिकल कॉन्सेप्ट्स और उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस था. वहीं सेक्शन बी यानी केस स्टडी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की खोज कर रहा था, जहां क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू एनालाइज कॉन्टेम्परेरी इश्यूज was examined. Broadly, ethics and integrity फोकस था सेक्शन ए का एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फोकस रहा सेक्शन बी का. सिमिलैरिटी की बात अलग से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऊपर वाले पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कवर हो चुकी है वो. अब आता है पॉइंट ये कि ये सब समझने के बाद मेजर इंसाइट्स क्या है दैट एन एस्पिरेंट शुड टेक होम. ध्यान से सुनते रहना. की इंसाइट्स फॉर एस्पिरेंट्स. पहला, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन. अब आपको एथिकल थियरीज, वैल्यूज एंड डिलेमास की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी. यहां अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है कि आप उसे इतना इंटरनलाइज कर लें जिससे एप्लीकेशन में कोई डाउट ही ना रह जाए. दूसरा, करंट अफेयर से रिलेशन. करंट अफेयर से अपडेटेड रहना होगा, स्पेशली ऐसे एरियाज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड है. पैरेलली मेजर टेक्नोलॉजिकल इशू या ऐसा इशू जो ग्लोबली इंपैक्ट करे, उनका भी फॉलो अप करना है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स. तीसरा, एनालिटिकल स्किल्स. एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने पर ध्यान दो. कैसे डेवलप होगा ये? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके, उसमें की इश्यूज को आइडेंटिफाई करके और उसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर्मुलेट करके. एक बार में नहीं होगा, मेहनत लगेगी. एक और चीज कर सकते हो विच इज हाईली इफेक्टिव. जब करंट फॉलो कर रहे हो तब थोड़ी देर जो एथिकल व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आंखें बंद करो और सोचो थोड़ी देर. गिव सम टाइम.
गिव योर थॉट्स सम टाइम अराउंड द एथिकल टॉपिक्स। वैसे एक और चीज कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां ये सारी चीजें बहुत जल्दी आने वाली हैं, स्पेशली एथिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो सब्सक्राइब कर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज केस स्टडीज। केस स्टडीज के लिए अप्रोच अभी से डेवलप करना शुरू करो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो पीवाईक्यू वाली केस स्टडीज को एनालाइज करो, उनके एथिकल या अदरवाइज इंप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई एक्सप्लोरिंग द सुइटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। देखो अब यह जरूरी हो गया है, एथिक्स को केवल एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना बंद कर दो। जब बाकी सब्जेक्ट पढ़ो या रिवाइज करो, एथिक्स को बैक ऑफ द माइंड में जरूर रखो। स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज एंड क्लाइमेट इवेंट्स पर एथिकल व्यू पॉइंट से नजर रखो। गवर्नेंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अलग से मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज अ मस्ट, विदाउट इट इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए बहुत राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, रिमेंबर दैट। जब आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो तब क्लियर और कॉन्साइज आंसर्स लिखने की कोशिश करो। वेल स्ट्रक्चर्ड हो आंसर्स आपके, वेल आर्टिकुलेटेड हो आंसर्स आपके। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं डेवलप करे तो हर क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम एलोकेट नहीं कर पाओगे एंड मार्क्स के साथ बहुत सीवियर कॉम्प्रोमाइज कर बैठोगे। एक चीज का ध्यान रखना, भले ही सुनने में जो हमने सब डिस्कस किया है वो आसान लग रहा हो, लेकिन इतना समझ लो ये सारी चीजें घर पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक बार नहीं कई बार। ऐसा नहीं कि सीधा एग्जाम में चीजें कर लोगे, कुछ नहीं होगा अगर घर पर बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करी। ऑलराइट, तो अब आते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सच एथिक्स पेपर। नंबर 1, पेपर का करंट फॉर्म देखकर, अब आप थोड़ा बहुत पढ़ के काम तो नहीं चला सकते, इतना तो समझ में आ गया होगा। सिलेबस तो करना ही है, बट ऑल्सो यू हैव टू रीड वाइडली। बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, उसमें एथिक्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स पर थोड़ा समय अलग से दे दो। सेकेंड इज केस स्टडीज की अच्छी खासी प्रैक्टिस एग्जाम से काफी पहले हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो पीवाईक्यू से देखो, उसे एनालाइज करो एंड सॉल्व करो, देन अदर सोर्सेस पर जाओ। नंबर 3, ज्वाइन डिस्कशन फोरम्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। आई नो इट इज डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप छोटे छोटे एस्पिरेंट्स के ग्रुप बना के डिस्कस कर सकते हो। इससे होता क्या है, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलने लगते हैं एंड यू विल एनरिच योर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। फोर्थ इज सीक गाइडेंस। एक्सपीरियंस मेंटर्स ढूंढो, और ये कोई भी हो सकता है। आपका सीनियर एस्पिरेंट हो सकता है, कोई रैंक होल्डर हो सकता है, कोई अच्छा टीचर हो सकता है, आपकी फैमिली में जो प्रैक्टिकली एंड मॉरली इवॉल्व हो, या जरूरत लगे तो कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। इतना ध्यान रखना बस कि जो भी कोचिंग ज्वाइन करो वहां फैकल्टी के बारे में पता कर लो, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की काफी से काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए वन टाइम राइटिंग वाला सिद्धांत लेकर एग्जाम में बिल्कुल नहीं जा सकते। पहले 1000 बार प्रैक्टिस करो घर पे, फिर एक बार लिख कर आओ एग्जाम में। इस स्ट्रैटेजी को अपना लो, सुखी रहोगे। छठा, सेल्फ इवेल्युएट करना आना चाहिए। मॉक टेस्ट तो आप लोग सब देते हो, लेकिन खुद को इवेल्युएट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो वीक एरियाज आइडेंटिफाई कैसे करोगे, स्ट्रेंथ से कैसे खेलना है वो कैसे समझ में आएगा। इसलिए अपने आप को इवेल्युएट करना चालू करो, ये दोनों चीजें आसान हो जाएंगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, स्वेट मोर इन पीस सो यू ब्लीड लेस इन वॉर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस साल का पेपर किस तरह से डिजाइन हुआ था। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो and would love to hear from you, so drop a feedback in comment section. Stay tuned for further updates on ethics. See you. I am Abhimanyu Bisaria.